करो इसको। कम ऑन करो भैया। क्यों देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राज्य का राज्यपाल होता है। नगर का मेयर कौन होता है? महापौर या मेयर भी कह सकते हैं। सही बात है। यूपी के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। हाँ, क्या है? जयवर्धने। जयवर्धन जयवर्धन ना। अच्छा, भारत का अंतिम राज्य अभी कौन बनाया गया? सबसे आखिरी नया राज्य तेलंगाना बनाया गया। तेलंगाना की राजधानी क्या वैसे? हाँ, अहमदाबाद। हैदराबाद। चलिए, बहुत बढ़िया। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? करेंसी श्रीलंकाई रुपए। सही है। विक्रांत, भारतीय सेना में विक्रांत क्या चीज है? क्या है? युद्धपोत। क्या है? युद्ध। अर्जुन क्या है? टैंक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? हाँ, खिलाड़ी, कोच। अब सीधे आगे बढ़ते हैं, सवालों पर आते हैं बेटा। तो शुरू करिए। आज कुछ हम लोग एडवेंचर्स पढ़ने वाले हैं। तो हम जो लिख रहे हैं उसको नोट करिए। पहले तो आप लोग जो भी लिख रहे हैं उसको नोट करिएगा बेटा। कथन, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, कथन। बेटा कथन बोले, हम ही लिख रहे हैं, साथ में देख कर ही लिख लो आप लोग। केवल नीले, देख कर लिखो बेटा। केवल नीले हरे हैं। केवल नीले हरे हैं, पहला कथन है। दूसरा कथन है बेटा, दूसरा कथन है कुछ नीले सफेद हैं। कुछ नीले सफेद हैं। सब ब्लू और व्हाइट। ठीक है, कुछ नीले सफेद हैं। तीसरा कथन है बेटा, तीसरा कथन है बेटा कि कुछ सफेद काले हैं। कुछ सफेद काले हैं। और अगला है बेटा, कोई काला लाल नहीं है। लाल नहीं है। ये जो आप लोग सिलॉग चैप्टर होता है ना, जिसमें सुना होगा संभावना होते हैं, ये होते हैं, दुनिया भर के सवाल होते हैं, उनमें एक अच्छी कैटेगरी का सवाल ये माना जाता है। अच्छी कैटेगरी जिसमें केवल लगा होता है। ठीक है, आमतौर पे लोग सिलॉग पढ़ते हैं, पर बहुत ही कम लोग होते हैं जो केवल तक वाले क्वेश्चन कर लगाते हैं। अदरवाइज केवल को इग्नोर कर देते हैं लोग। ठीक है, फिलहाल आप कथन नोट करिए। अब मैं इधर लिखता हूं बेटा निष्कर्ष। अब मैं इधर लिखता हूं बच्चा निष्कर्ष। निष्कर्ष, कंक्लूजन, कंक्लूजन। निष्कर्ष पहला, निष्कर्ष पहला, पहला निष्कर्ष दिया गया बेटा, सभी हरे के सफेद होने की संभावना है। होने की संभावना है। संभावना है। ये पहला है। ये पहला है बेटा। ऑल ग्रीन बीइंग व्हाइट इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल ग्रीन
बीइंग व्हाइट इज अ पॉसिबिलिटी, सभी हरे के सफेद होने की संभावना। दूसरा निष्कर्ष दिया गया बच्चा, दूसरा निष्कर्ष दिया गया है, दूसरा दिया गया है कि कुछ हरे काले हो सकते हैं, कुछ हरे काले हो सकते हैं। तीसरा दिया गया है बेटा, तीसरा दिया गया है, तीसरा दिया गया है सभी नीले, सभी नीले, सभी नीले काले हो सकते हैं, सभी नीले काले हो सकते हैं। ये आपको 3 निष्कर्ष दिए गए और चौथा भी है, चौथा निष्कर्ष दिया गया बेटा, चौथा निष्कर्ष दिया गया है बच्चा, कुछ सफेद लाल नहीं है, कुछ सफेद लाल नहीं है। और एक आखिरी है 5वां, कुछ लाल सफेद नहीं है, कुछ लाल सफेद नहीं है। बेटा ये 5 कंक्लूजन्स हैं, 5 निष्कर्ष हैं, जल्दी से नोट करिए। जो लोग अभी आए हैं उनको सभी को ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन ये सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें कथन वो लिखे बेटा और निष्कर्ष ये लिखे, जल्दी नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले बैक टू बैक क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है। पहले हम जो क्वेश्चंस आपको बोल रहे हैं एक तरफ से लिख लीजिए पहले, फिर हम लोग इकट्ठा सॉल्व करेंगे। लिखा भैया, आप लोगों ने लिख लिया? लिख लिया, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा सर। एक मेज के ऊपर, एक मेज के ऊपर, एक मेज के ऊपर, एक मेज के ऊपर 6 किताबें, 6 किताबें, एक मेज के ऊपर 6 किताबें, एक मेज के ऊपर 6 किताबें, किताबें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, लिखते चलो फटाफट। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, रीजनिंग तथा जीएस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, रीजनिंग तथा जीएस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, रीजनिंग तथा जीएस, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऊर्ध्वाधर क्रम में रखी, वर्टिकली रखी, एक के ऊपर एक ऊर्ध्वाधर क्रम में रखी, एक के ऊपर एक ऊर्ध्वाधर क्रम में रखी, मतलब वर्टिकली रखी, एक के ऊपर एक ऊर्ध्वाधर क्रम में वर्टिकली रखी, ठीक। पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, 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 बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। लिखा? अब बेटा नई लाइन से लिखना, नई लाइन से लिखो, लिखो नई लाइन से। मेज से, मेज से आपने लिखा ना शुरुआत में, याद होगा एक मेज के ऊपर 6 किताबें, है ना, बस वही। तो आप नई लाइन से लिख रहे हो, मेज से, मेज से 5वीं सबसे दूर रखी किताब, मेज से 5वीं सबसे दूर रखी किताब, मेज से 5वीं सबसे दूर रखी किताब, 5वीं सबसे दूर रखी किताब के ठीक ऊपर, के ठीक ऊपर, के ठीक ऊपर मैथ्स है, के ठीक ऊपर मैथ्स है, गणित है मतलब, के ठीक ऊपर मैथ्स है। भैया लिख पाए? मैथ्स है। आगे लिखिए, आगे लिखिए बेटा, लिखिएगा हिंदी की किताब, हिंदी की किताब, हिंदी की किताब रीजनिंग तथा मैथ्स के बगल में है,
हिंदी की किताब रीजनिंग तथा मैथ्स के बगल में है। हिंदी की किताब रीजनिंग तथा मैथ्स के बगल में है। बेटा लिखा, हिंदी की किताब रीजनिंग तथा मैथ्स के बगल में है। अगला पॉइंट लिखो बेटा, इसी में अगला पॉइंट लिखो बच्चा, लिखिएगा 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 साइंस की किताब उधर किसी तो याद के बैठ साइंस की किताब केवल रीजनिंग के बगल में है। साइंस की किताब केवल रीजनिंग के बगल में है। साइंस की किताब केवल रीजनिंग के बगल में है। साइंस की किताब केवल रीजनिंग के बगल में है। लिखा बेटा। और आखिरी पॉइंट लिखो इंग्लिश। आखिरी पॉइंट लिखो, इंग्लिश मैथ्स के बगल में नहीं है। 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 अब बेटा नई लाइन से आप लिख रहे हो क्वेश्चन, देखो पहला, नई लाइन से लिखो पहला क्वेश्चन। पहला बोले, नई लाइन से अब पहला सवाल लिख रहे हो, लिखो बेटा पहला क्वेश्चन लिखो। पहला सवाल है कि देखो, बताइए कि जीएस के ऊपर तीसरी किताब, बेटा क्वेश्चन लिखना शुरू करो, जगह छोड़ दो, वन नंबर डाल के लिखना शुरू करो, बाकी बात शेयर कर लेना। आपने क्या लिखा अभी तक? क्या लिखा? जीएस दूसरी किताब, तीसरी। जीएस के ऊपर तीसरी किताब के नीचे दूसरी किताब के ठीक ऊपर कौन सी किताब रखी है? के ठीक ऊपर कौन सी किताब रखी है? पहला लिख लिया, कौन सी किताब रखी है। अब दूसरा लिखो बेटा, दूसरा लिखो। यदि इंग्लिश का जो संबंध मैथ्स से है, इंग्लिश का जो संबंध मैथ्स से है, इंग्लिश का जो संबंध मैथ्स से है, ठीक वैसा ही संबंध मैथ्स का रीजनिंग से भी है। ठीक वैसा ही संबंध मैथ्स का रीजनिंग से भी है। ठीक वैसा ही संबंध मैथ्स का रीजनिंग से भी है। ठीक वैसा ही संबंध मैथ्स का रीजनिंग से भी है। तो बताइए कि इसी आधार पर हिंदी से किसका संबंध है? इसी आधार पर हिंदी से किसका संबंध है? हिंदी से किसका संबंध है? बेटा लिखा, अगला लिखो। अगला लिखो। हाँ,
अगला लिखो क्वेश्चन, ये कितने, 2 लिखे कि 3 लिखे? 2। एक और लिखो इसका तीसरा, इसी में एक और लिखो तीसरा, तीसरा लिखो बेटा, तीसरा लिखो बेटा, तीसरा लिखिएगा, लिखिएगा यदि जीएस तथा रीजनिंग आपस में अपने अपने स्थान बदल लें, यदि जीएस तथा रीजनिंग आपस में अपने अपने स्थान बदल लें, यदि जीएस तथा रीजनिंग आपस में अपने अपने स्थान बदल लें, यदि जीएस तथा रीजनिंग आपस में अपने अपने स्थान बदल लें, यदि जीएस तथा रीजनिंग आपस में अपने अपने स्थान बदल लें तो मेज से पांचवी सबसे नजदीक, पांचवी ना लिखो बेटा, सुनो, पांचवी ना लिखो, लिखो आप लिखो छठी, मेज से छठी सबसे पास, मेज से छठी सबसे नजदीक रखी किताब, मेज से छठी सबसे नजदीक रखी किताब, मेज से छठी सबसे नजदीक रखी किताब के नीचे तीसरी किताब कौन सी होगी, तीसरी किताब कौन सी होगी, बेटा लिखो कौन सी होगी। ठीक, अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल है, ये हम लिख रहे हैं, देखकर नोट कर लीजिए। अगला सवाल हम यहाँ लिख रहे हैं, आप देखकर नोट करिए। अगला मतलब आपने जो भी ये अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन लिखा ना, इमेज के ऊपर 6 किताबें, उसमें से हमको 3 लिखवाने थे, वो हम लिखवा चुके हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो नया, आप कह सकते हो क्वेश्चन नंबर तीसरा। पहला जो था वो ये था, सामने से लॉक, ठीक। दूसरा जो था वो ये मेज के ऊपर रखी किताबें। अब तीसरा, अब हम लोग लिख रहे हैं। तीसरा है बेटा, यदि वर्ड, देखकर नोट करो सब लोग सही सही, कुछ गलत मत नोट करना। अगर पढ़ने में क्लियर ना लगे तो मुझसे पूछ लेना, पर गलत मत नोट करना। को लिखा जाता है D35W, ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है। फिर कहा गया मैन को लिखा जाता है बेटा, फिर कहा गया कि मैन, MAN स्पेलिंग लिखना है। मैन को लिखा जाता है बच्चा N21M, ये लिखा जाता है। मैन को ये लिखा जाता है, मैन को बेटा ये लिखा जाता है, ठीक है। फिर हमसे कहा गया कि सर FOUR, FOUR बेटा, FOUR को लिखा जाता है बच्चा, FOUR को लिखा जाता है, को लिखा जाता है U32I, ये लिखा जाता है। तो आपसे बोला गया कि इसी आधार पर बताइए कि रीजन, सामने देखकर लिख लो, रीजन REASON स्पेलिंग यही लेके चलना, REASON को क्या लिखा जाएगा।
REASON को क्या लिखा जाएगा? नोट किया बेटा? लिख लिया? अगला सवाल, अगला मतलब अगला आप लिख रहे हो, चौथा लिख रहे हो बेटा, लिखो क्वेश्चन नंबर 4। बोले लिखिए, 14 क्वेश्चन लिखिए। किसी पंक्ति में 52 बच्चे बैठे हैं, 52। किसी पंक्ति में 52 बच्चे बैठे हैं, 52 स्टूडेंट्स बैठे हैं। किसी पंक्ति में 52 बच्चे बैठे हैं। यदि इनमें लिखो बेटा, यदि इनमें रमन का स्थान, यदि इनमें रमन का स्थान प्रारंभ से देखने पर चौथे चतुर्थांश, फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं इंग्लिश में बेटा, इंग्लिश में बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। चौथे चतुर्थांश अगर आपको लिखने में दिक्कत हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये इस तरह से, ये है चतुर्थांश। चौथे चतुर्थांश, फोर्थ क्वाड्रेंट इंग्लिश में बोलते हैं। चौथे चतुर्थांश में एक पूर्ण वर्ग संख्या है। चौथे चतुर्थांश में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। चौथे चतुर्थांश में एक पूर्ण वर्ग संख्या है। चौथे चतुर्थांश में एक पूर्ण वर्ग संख्या है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लिखा बेटा? आगे लिखो। यदि रमन इस पंक्ति में अपने लेफ्ट, यदि रमन इस पंक्ति में अपने बाएं, यदि रमन इस पंक्ति में अपने लेफ्ट, यदि रमन इस पंक्ति में अपने बाएं 4 स्थान खिसक जाता है, यदि रमन इस पंक्ति में अपने लेफ्ट 4 स्थान खिसक जाता है, यदि रमन इस पंक्ति में अपने लेफ्ट 4 स्थान खिसक जाता है, तो बताइए कि अब रमन तथा इस पंक्ति के दाहिने छोर से, रमन तथा इस पंक्ति के दाहिने छोर से, इस पंक्ति के राइट कॉर्नर से, इस पंक्ति के राइट कॉर्नर से, इस पंक्ति के दाहिने छोर से 38वें लड़के, दाहिने छोर से 38, दाहिने छोर से 38वें लड़के के बीच में कितने लोग बैठे होंगे? के बीच में कितने लोग बैठे होंगे? कितने लोग बैठे होंगे? देखिए सवाल जो बेटा हम लोगों ने लिखे हैं ना, ये मानकर चलिए कि ये सारे सवाल अपने आप में विशेष हैं। अगर आप इनको तसल्ली से लगाने बैठोगे कभी तो आपको खुद लगेगा कि हाँ सर, इनको लगाने में कोई ना कोई अलग अप्रोच लगानी पड़ रही है। ठीक है, नॉर्मल बिहेवियर के सवाल है ही नहीं है। और नॉर्मल सवाल जो बोले जाते हैं वो पेपर में सबको आते हैं। अगर वो तुम्हें भी आते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमने तुमसे एक नॉर्मल सी बात पूछी, कोई लिखना नहीं, बस सुनो। हमने तुमसे ये बोला, यदि ए बी की माता का इकलौता बेटा है, यदि ए बी की मम्मी का इकलौता बेटा है, यदि ए बी की मम्मी का इकलौता बेटा है, ओनली सन है, तो बताइए कि बी का
ए से क्या संबंध है? Then how is B related to A? मतलब जो B है उसका A से क्या संबंध है? जो B है वो क्या लग रहा है या क्या लग रही? बोलो भैया, B क्या बहन लग रही। सही बात है। तुमने सवाल लिखा भी नहीं, ओरल बता दिया आंसर। तो पेपर में अगर ये सवाल आया और तुमको लगता है कि तुम करके आ गए तो इसके भी आप तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। है मेरे ख्याल से तो नहीं देना चाहिए। सही तो सभी को आता होगा। ये सवाल अगर आप कर रहे हो पेपर में तो कोई बड़ी चीज नहीं है बेटा। आपको भीड़ से अलग कौन से सवाल करते हैं? जब आप कुछ ऐसे ऊट पटांग सवाल लगा के आओगे पेपर में, विश्वास मानो आप चेक करना 10 लोग अगर बैठे होंगे तो 10 में से शायद 1 या 2 लोग ही होंगे जो इनको लगाएंगे। अदरवाइज 8 से 9 लोग छोड़ देते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी चीजें जो बेटा आपको भीड़ से अलग करेगी, जो थोड़ी अनकॉमन सी है, एबनॉर्मल सी चीजें। आइए एक काम करते हैं, तो हम सीधे साथ में सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना? हम साथ में सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो एक काम कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 वाला है पहले हम इसी को निपटाते हैं जिससे अपनी जगह थोड़ी खाली हो जाए। ठीक, पहले क्वेश्चन नंबर 3 वाला ही निपटाते हैं। क्या कोई बताने की इच्छा रख रहा है? नहीं, इसका आंसर शुरू करें। आइए शुरू करते हैं। सब लोग बोर्ड पे देखो बेटा। देखो सवाल क्या था, यदि किसी कूट भाषा में इन सर्टेन कोड लैंग्वेज या किसी तरीके से वर्ड शब्द को WORD वर्ड शब्द को ये लिखा जाता है D35W, मैन शब्द को ये लिखा जाता है, फोर को ये लिखा जाता है, तो इसी आधार पर इसी पैटर्न से बताइए कि रीजन को क्या लिखा जाएगा। बस इतना कुछ। आमतौर पे जब ये सवाल दिए जाते हैं, दिए गए हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो लॉजिक आता है कि आप सबने धमाल पिक्चर देखी पुरानी वाली, उसमें बब्बन और पप्पा मिलके प्लेन उड़ाते हैं। देखिए लड़कियों, तुम लोगों ने देखी है? देखिए नहीं देखिए, देखिएगा, बड़ी काम की पिक्चर है, रीजनिंग से जुड़ी हुई है। होता क्या है कि बब्बन और पप्पा मिलके प्लेन उड़ाते हैं, तो वो जो बैठा होता है इंचार्ज, जो डायरेक्शन बता रहा होता है, वो पूछता है प्लेन में लाल बटन है? बोले दबा दिया, बोले नहीं दबाना था। इस तरह से घटनाएं हुई थी ना। तो ये क्यों हम आपसे कह रहे हैं सर, आमतौर पे आप पेपर में भी ये गलतियां करते हो। जैसे लिखा वर्ड को लिखा गया है D35W, तो सबसे पहले जो मन में लॉजिक आता है वो ये आता है, गुरुजी इसका पहला अक्षर W था, वो पीछे भेज दिया, और इसका आखिरी अक्षर D था, वो आगे आ गया। अच्छा अगले शब्द में देखा तो मैन लिखा है, तो जो M आगे था वो पीछे भेज दिया, और जो पीछे N था वो आगे लिख दिया। दिमाग में पहला लॉजिक यही आता है, और अगर आया है तो यही नहीं करना था, यही नहीं करना था। क्योंकि इतना देखने के बाद आखिरी भी तो देख लो, क्या उसमें भी यही हो रहा है? अगर आप देखोगे तो सबसे पहला अक्षर क्या है? F, वो पीछे होना चाहिए, वो तो है ही नहीं, वहां तो आई है। इसका मतलब गुरुजी कुछ और चल रहा है। तो यहाँ पर चल क्या रहा है? ऑपोजिट, विपरीत चल रहा है। मतलब ये कि अगर आप ABCD में जानते हो तो बेटा W का विपरीत अक्षर होता है, W का ऑपोजिट क्या होता है? D, और D का ऑपोजिट क्या होता है? W। मतलब W का विपरीत होता है D, D का विपरीत W। अगर विपरीत की बात नहीं पता है तो सिंपल सा तरीका होता है विपरीत निकालने का। देखो बेटा, आप A से लेकर Z तक पहले ABCD लिख लो, और फिर उसके नीचे A से लेकर Z तक फिर लिख लो ABCD। मतलब एक बार आगे से लिखो, एक बार पीछे से लिखो, हर अक्षर के नीचे उसका विपरीत आ जाएगा, हर अक्षर के नीचे उसका विपरीत अक्षर दिखाई पड़ जाएगा। अगर आप इतना नहीं लिखना चाहते हो तो थोड़ा छोटा काम भी कर सकते हो कि A से लेकर लिखना M तक, A से M तक केवल, और यहीं से पलटा देना और N से शुरू करके और इधर की तरफ लिख देना, ऐसे। तो हर अल्फाबेट के नीचे उसका ऑपोजिट, उसका डिकोड लेटर, उसका विपरीत आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से W के नीचे आपको D दिखेगा और D के नीचे W। तो बेटा W का विपरीत D होता है और D का विपरीत W होता है। तो मतलब अगर सरल शब्दों में कहें तो इन्होंने कोई आगे का अक्षर पीछे नहीं भेजा है, कोई पीछे का अक्षर आगे नहीं भेजा है। पता इन्होंने क्या किया? W का विपरीत क्या होता है? D, और D का विपरीत क्या होता है बेटा? W। इन्होंने ये किया। अच्छा, ये जो वर्ड शब्द है, वर्ड, इसमें टोटल अक्षर हैं कितने? गिन कर बताओ। वर्ड शब्द में अक्षर कितने हैं? 5। तो जब 5 अक्षर हैं तो इन्होंने पता है क्या किया? अक्षर 5 है तो 5 में 7 का गुणा किया, अपनी तरफ से 7 का, अपनी तरफ से 7 का। अक्षर टोटल 5 थे तो 5 में 7 का गुणा करके बीच में कितना लिख दिया? 35 लिख दिया। अगला देखो, अगले को इन्होंने क्या किया है? जैसे लिखा मैन, तो मैन को इन्होंने लिखा है N21M, तो M का विपरीत क्या होता है? N का ऑपोजिट क्या होता है? M। अब ये बताओ मैन में टोटल अक्षर हैं कितने? कितने अक्षर हैं? 3। तो 3 में 7 का गुणा किया, सही चल रहा है? 3 7 21, बीच में 21 लिख दिया, बिल्कुल सही बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जामिनर आपसे गलती करवाने की पूरी गुंजाइश बना के रखता है,
अब इतना देखने के बाद तो स्टूडेंट क्या करेगा, वो आखिरी वाले को चेक भी नहीं करेगा, वो सीधे आंसर निकालने बैठ जाएगा। जबकि आपको बताया आखिरी वाला भी चेक करो, कुछ अलग हो रहा है। ध्यान से देखना, 4 को क्या लिखा गया बेटा, तो FOUR को क्या लिखा जाता है सर, U32I। तो इतना तो हमको पल्ले पड़ गया कि F का विपरीत क्या होता है, U, R का विपरीत क्या होता है, I। अब 4 में अक्षर कितने हैं, 4 अक्षर है 4 में, 4 है ना, लेकिन उन्होंने 4 में 7 का गुणा नहीं किया सर, इसमें तो 8 का कर दिया, इसमें तो 8 का गुणा कर दिया, 4 और 8 32, 4 8 से 32, क्यों बेटा यही तो किया है, 4 और 8 32, इन्होंने 8 का कर दिया। अब बात थोड़ी सी गले से नीचे नहीं उतर रही है, कभी सर 7 का करवा रहे हैं और कभी करवा रहे हैं 8 का। तो इसका मतलब सर यहां पर लॉजिक ये लग रहा है कि जब अक्षरों की संख्या विषम थी, ऑड थी, अक्षरों की संख्या 5 थी, 5 ऑड नंबर होता है विषम, तो जब अक्षरों की संख्या विषम थी तो गुणा 7 का, जब अक्षरों की संख्या विषम थी, यहां कितने अक्षर थे 3, तो गुणा 7 का, और जब अक्षरों की संख्या सम में है, सम में इवन में है, अक्षर कितने हैं 4, 4 एक सम है, तो गुणा कितने करवा रहे हैं 8 का। इससे एक बात पल्ले पड़ी कि गुरुजी अक्षरों की संख्या अगर विषम होगी, अगर ऑड होगी तो गुणा होगा 7 का, और अक्षरों की संख्या अगर सम में होगी तो गुणा कितने का 8 का। ये इनका लॉजिक चल रहा है। इसका मतलब क्या मेरी बात समझ रहे हैं, तो समझ लीजिए आपको ये खुद से पकड़ना पड़ेगा कि ये किस हिसाब से चलना है। अगर विषम है तो गुणा 7 का, सम है तो गुणा 8 का। अब काम बन जाएगा। अब ये बताओ, जल्दी से बताओ, आर का विपरीत होता क्या है, जल्दी बोलो। आई होता है सर। सर एन का विपरीत, वेरी गुड। रीजन में अक्षर कितने हैं 6, 6 क्या है, सम है कि विषम है, सम संख्या। 6 क्या है, सम इवन, और अगर 6 सम संख्या है तो सम के लिए गुणा कितने का 8 का, तो सीधे 6 गुणे 8 कितना बेटा 48। तो अपना जो फाइनल आंसर है वो ये। जल्दी नोट करो फिर अगले सवाल पे आ जाए, जल्दी नोट करिए फिर अगले सवाल पे आते हैं। करेक्ट आंसर है I48M। हाथ रहिए कितने लोगों का सही हुआ, 1। बड़ी बात बेटा, I48M जल्दी नोट करो बच्चा। ठीक है, इनका लॉजिक हम लोग को पकड़ में आ गया कि इनका क्या पैटर्न चल रहा था, वो हम लोग को पल्ले पड़ गया। अच्छा, जैसे यहाँ पर 7 और 8 का गुणा कर रहे हैं, कभी कभी वो 3 और 4 का भी करते हैं, कभी कभी 5 और 6 का भी करते हैं, तो वो तुम देख लेना, उससे देख लेना कितने का कर रहे हैं, वो इससे कैलकुलेशन करके पता चल जाएगा ना। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं बेटा? जैसे मैंने पकड़ लिया कि 7 और 8 का चल रहा है, ऐसे किसी किसी सवाल में 5 और 6 का चलता है। शर्त यह है कि एक बार अगर किसी विषम संख्या का गुणा होता है तो फिर अगले में सम का हो, मतलब अलग अलग नंबर होते हैं, कभी भी गुणा करवाएंगे ही नहीं 3 और 5 का, विषम विषम करेंगे ही नहीं, सम सम करेंगे ही नहीं। जब भी गुणा करवाएंगे तो एक इवन होगा और एक ऑड होगा, एक विषम होगा और एक सम होगा। चेक करो, देखो एक बार 7 लिया तो एक बार क्या लिया 8, नंबर दोनों अलग पैटर्न के लेते हैं, ये खास बात होती है। ठीक है, चलिए बेटा इसको हटा दें। अब जो क्वेश्चन अपने सामने लिखा हुआ बोर्ड पे, आइए उसको भी पूरा करते हैं। वो जो सिलॉग वाला है पहला क्वेश्चन, तो जो लोग बाद में आप आए होंगे वो लोग सामने से क्वेश्चन देखकर लिख सकते हैं। ये हमारा पहला सवाल था, आइए बताते हैं कैसे। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर सिलॉग चैप्टर आपने पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा है तो उससे अच्छी बात है। ठीक है, परेशान ना हो, हम इस सवाल के माध्यम से आपको काफी कुछ बताने की कोशिश करेंगे, और बाकी जब आप पढ़ेंगे तो डिटेल में सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी कि क्या होता है, नियम क्या सारी चीजें होती हैं, सब कुछ। चलो आइए सर देखते हैं। हमको स्टेटमेंट दिया गया कथन। अच्छा, कथन जो होता है वो गॉडफादर होता है एक तरह से, मतलब कथन जो होता है वो सर्वोपरि होता है। आप कथन का ही सम्मान करते हो, पहले कथन को सुनते हो। कभी भी आप किसी का जब सवाल का जवाब देते हो तो पहले तो सवाल सुनोगे ना, तब तो जवाब दोगे, कि तुम सवाल सुने बिना ही जवाब दे दोगे, ऐसा नहीं पॉसिबल है बेटा। तो इसके लिए जो सवाल है, मतलब जो कथन है, बात स्टेटमेंट है, उसको पहले पढ़ते हैं और उसके हिसाब से चित्र बनाते हैं। तो सबसे पहला जो कहानी का जो ट्विस्ट है वो यहीं पे आ गया, केवल नीले हरे हैं। कभी भी ध्यान रखना, अगर कभी भी किसी भी स्टेटमेंट पे, किसी भी कथन में आपको केवल लिखा हुआ मिल जाए, केवल, कभी भी, इसको बोलते हैं ओनली ब्लू आर ग्रीन्स। इंग्लिश में लिखा मिलेगा ओनली ब्लू आर ग्रीन्स। तो कभी भी अगर बेटा ओनली मिल जाए, या ये कह लो कि कभी भी केवल लिखा मिल जाए, तो ध्यान से सुनना। तो जो पीछे वाला एलिमेंट होता है,
जो पीछे वाला तत्व होता है, जो पीछे वाली चीज होती है, उसको आगे वाली चीज के अंदर बंद कर देते हैं। कैसे? इसको जब बनाएंगे तो ये बनाइए हरे और ये है नीले। इसका मतलब होता है, कभी भी बोला जाए केवल नीले हरे, इसका मतलब होता है कि जो सारे के सारे हरे होंगे वो किसके अंदर बंद हो जाएंगे? नीले के। सारे के सारे हरे किसके अंदर बंद होंगे? नीले। ये ऐसा किया क्यों? ऐसा क्यों कर दिया भाई? आइए समझते हैं। आपसे कहा गया केवल लड़के खिलाड़ी हैं, केवल लड़के खिलाड़ी हैं, केवल लड़के, केवल बॉयज खिलाड़ी हैं। इसका मतलब पता क्या हुआ? कि लड़कियां खिलाड़ी नहीं। ये मतलब हुआ केवल लड़के खिलाड़ी हैं, केवल लड़के खिलाड़ी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो खिलाड़ी होंगे ना, खिलाड़ी के अंदर हमको लड़कियां दिखेंगी ही नहीं। खिलाड़ी के अंदर केवल कौन दिखेंगे? लड़के। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? क्या मेरी बात समझ रहे हैं? क्या मेरी बात समझ रहे हैं बेटा? तो मतलब ये कि बेटा जो लड़के हैं केवल वही खिलाड़ी है। अगर ये सेंटेंस हमको सही तरीके से बोलना होता तो अगर हम बोलते तो तुम्हें जल्दी और ज्यादा स्पष्ट समझ में आता, लेकिन वो ना समझ पाओ इसीलिए ऐसा बोलते हैं अजीबोगरीब। इसको बोलने का सही तरीका होता है केवल हरे हैं नीले, केवल हरे ही हैं नीले। मतलब ये कि जो नीले हैं वो और कुछ नहीं है, केवल क्या है? हरे हैं, केवल हरे के अंदर बंद है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? इस बात को बोलने का सही तरीका होता है कि केवल हरे हैं नीले, और किसी में नहीं होने चाहिए। समझ लो? मतलब जो हरे हैं वो केवल किसके अंदर होने चाहिए? नीले के अंदर, और किसी में नहीं होंगे। आप देख कर बताओ, जो हरे हैं वो केवल नीले के ही तो अंदर बंद है। हरे का रिश्ता किसी और से नहीं जुड़ सकता। हरा जो है वो केवल किसके अंदर बंद होगा? नीले के अंदर। हरा जो है वो केवल किसके अंदर बंद होगा? नीले के अंदर। जो हरे का गोला है वो केवल किसके अंदर रहेगा? नीले के अंदर रहेगा। तो चलिए पहला कथन जो था उसको तो मैंने बनाया, दूसरा कथन पढ़ते हैं सर। दूसरा कथन पढ़ते हैं। दूसरे कथन में क्या कहा गया बेटा? दूसरे कथन में बोला गया कुछ नीले सफेद है। ठीक है, कुछ नीले सफेद, ये हमने बना दिया सर सफेद। फिर कहा गया कि कुछ सफेद काले हैं। ठीक है बेटा, कुछ सफेद काले हैं, बात ये भी सही है। फिर क्या बोला गया? कोई काला लाल नहीं है। तो हमने ये बना दिया सर लाल, और कोई काला लाल नहीं है। मतलब कि काला और लाल के बीच में क्रॉस लगाया, कट्टम लगाया, दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा, जो हरे थे ना उनको बोला गया था कि तुम चुपचाप मुंह बंद करके नीले के अंदर बैठे रहना, तुम्हें ज्यादा स्मार्टनेस दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम किसी और से रिश्ता मत जोड़ने लगना। हरे को बता दिया गया था कि तुम्हें चुपचाप मुंह बंद करके किसके अंदर बैठना है? नीले के अंदर। चुपचाप बस यहीं बैठे रहो और कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा रिश्ता केवल नीले से है। तुम केवल क्या हो? तुम नीले हो केवल, और तुम कुछ नहीं हो। ठीक, शुरू करते हैं। निष्कर्ष पहला, सभी हरे के सफेद होने की संभावना है। सभी हरे के सफेद होने की संभावना है। सभी हरे के, क्या कुछ बचा है क्या? शुरू करें? सभी हरे के सफेद होने की संभावना है। ऑल व्हाइट बीइंग ग्रीन, सभी हरे के, ऑल ग्रीन बीइंग व्हाइट इज अ पॉसिबिलिटी। सभी हरे के सफेद होने की संभावना है। जैसे ही मैं हरे को सफेद के अंदर बंद करूंगा, जैसे ही मैं हरे को सफेद के अंदर बंद करूंगा, जैसे ही हम हरे को सफेद के अंदर बंद करेंगे, अब हमने कर तो दिया, आपको पता है हमने एक बात का उल्लंघन कर दिया। हरे से क्या कहा गया था याद है? हरे से कहा था तुम चुपचाप नीले के अंदर बैठना, तुम्हारा रिश्ता और किसी से नहीं हो सकता है, तुम केवल नीले के अंदर रहोगे। आप ध्यान से देखो, जो हरे भाई साहब है वो केवल नीले के अंदर है कि किसी और से भी रिश्ता जुड़ गया? सफेद से भी रिश्ता जुड़ गया। ये बात तो गलत हो गई सर, इसलिए पहला निष्कर्ष क्या होगा बेटा? गलत। अगर जिनको केवल वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता होता वो इसको सही कर देते हैं, लेकिन हुआ क्या? ये गलत। दूसरा सुनिए, दूसरा निष्कर्ष क्या था बेटा? अच्छा, दूसरा निष्कर्ष क्या था? देखना, दूसरा निष्कर्ष क्या था बेटा? आइए देखते हैं। हाँ, क्या था? कुछ हरे काले हो सकते हैं। कुछ हरे काले हो सकते हैं, कोई बात नहीं, सकते बोले चाहे संभावना बोले, बात तो वही है। तो कुछ हरे काले हो सकते हैं, और ट्राई करते हैं भाई। इन्होंने बोला है तो ट्राई करने में क्या जाता है? इन्होंने अगर हमसे बोला कि क्या आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हो, तो मैं सीधे उत्तर ना में नहीं दूंगा। अगर कोई कहता है कि आप क्या भारत के राष्ट्रपति बन सकते हो, तो पता है मुझसे क्या बोलेंगे? कोशिश करेंगे एक बार?
ट्राई करेंगे भाई। जब डॉक्टर कलाम सर बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते? सीधी सी बात है। और डॉक्टर कलाम सर अभावों से भरे हुए थे, उनको कोई संसाधन नहीं मिले थे, तो जब वो बन सकते हैं, आपको याद होगा, जानकारी होगी, साइकिल से पहला रॉकेट जब लॉन्च हुआ था साइकिल से लाद के ले गए थे, शायद पता होगा आप लोगों को। तो बेटा जब वो ये काम कर सकते हैं तो फिर हम भी तो कर ही सकते हैं, हमारे पास तो गाड़ी है भगवान की दया से। तो मेरा कहने का मतलब ये है सर कि अगर आपसे कोई भी कहता है कि क्या ये हो सकता है तो एकदम से मना मत किया करो, पहले ट्राई किया करो। तो क्या बोला गया दूसरे डिस्कशन में? कुछ हरे काले हो सकते हैं। तो यार कुछ ऐसा जादू टोना किया जाए, कुछ ऐसा जुगाड़ फिट किया जाए कि कुछ हरे काले हो जाए, तो कुछ हरे काले हो जाए। तो ठीक है यार, हमने कुछ हरे काले कर दिए, कुछ हरे काले कर दिए। अब आप बताओ, कर तो दिए लेकिन कोई कथन तो गलत नहीं हुआ, चित्र बना तो दिया, लेकिन चित्र भी सही होना चाहिए। और चित्र हमारा हमेशा कथन के हिसाब से होता है। अगर आप देखोगे तो चित्र हमारा गलत हो गया है। पता क्यों हो गया? चित्र में बोला गया था कि केवल नीले हैं हरे, केवल नीले हैं हरे, केवल नीले हैं हरे। मतलब जो हरे हैं वो केवल क्या है? नीले के अंदर होने चाहिए। हरे इस समय केवल नीले के अंदर है कि काले में भी आ गए? काले में भी आ गए। सर हमने कथन का विरोध कर दिया, कथन को गलत कर दिया, इसलिए दूसरा निष्कर्ष क्या है बेटा? गलत है। वापस से लौट के बुद्धू घर को आए, काले को जहां बैठा था वहीं बैठा दो, जहां पर काला बैठा था वहीं बैठा दो, जहां बैठा था उसको वहीं पहुंचा दो बेटा। काला जो था बोला वो यहाँ पर था बच्चा, काला हमने यहाँ पर बैठा दिया। अब सही बेटा? काला हमने वापस से यहाँ लिख दिया, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर। अगला निष्कर्ष क्या है बच्चा? सभी नीले काले हो सकते हैं, सारे के सारे नीले काले हो सकते हैं। नीले का पूरा गोला काला हो सकता है। और ट्राई करें, अगर सकता बोल रहा है तो कोशिश तो कर ही सकते कम से कम। तो सारे के सारे नीले क्या हो सकते हैं? काले। तो हमने नीले का गोला जो है वो काले के अंदर बंद कर दिया। अब देखकर बताओ, क्या इस समय नीले का पूरा गोला, नीले का पूरा गोला क्या काले के अंदर बंद तुमको दिख रहा है कि नहीं? नीले का पूरा गोला क्या काले के अंदर बंद है कि नहीं? है? दिख रहा है तो है इसका मतलब। अब हमने बना तो दिया, इन्होंने पूछा था सारे नीले काले हो सकते हैं, हमने सारे नीले काले के अंदर बंद कर दिए, तो कर तो दिया, लेकिन कथन के हिसाब से ये चित्र भी सही होना चाहिए। चित्र कभी भी निष्कर्ष के हिसाब से नहीं बनता, चित्र हमेशा बनता किसके हिसाब से? कथन। आइए देखते हैं कोई कथन हमारा गलत तो नहीं हो गया। सर कथन गलत हो गया, गलती हो गई हमसे। देखो क्या हो गई? केवल नीले हैं हरे, केवल नीले हैं हरे। मतलब जो हरे भाई साहब हैं वो केवल नीले के अंदर होने चाहिए। तो हरे भाई साहब इस समय केवल नीले के अंदर बंद है कि काले के अंदर भी है? जो हरे वाला गोला है ना वो नीले के अंदर तो है ही, साथ ही साथ नीला पूरा किसके अंदर है? काले के अंदर। तो ऑटोमेटिक जो हरा है वो काले के अंदर भी आ गया कि नहीं आ गया? मैं तुमसे पूछता हूं तो बताओ, कानपुर के नागरिक हो, कानपुर में हो तुम? कानपुर में हो इस समय? हो ना? तुम यूपी में हो कि नहीं हो? क्या तुम भारत में भी हो कि नहीं हो? क्योंकि तुम कानपुर में, और ये कानपुर किसके अंदर आता है? यूपी। और यूपी किसके अंदर आता है? भारत। तो इसका मतलब तुम भारत में भी हो। क्या बताओ, गलत तो नहीं कह रहे? तो इसी तरह से अगर हरा बेटा यहाँ बैठा हुआ है तो वो नीले के अंदर भी है और काले के अंदर भी है। तो हरा इस समय काले के अंदर भी है, और बोला गया था हरे से, देखो सुन लो कान खोल के, तुम्हें केवल चुपचाप नीले के अंदर रहना है, तुम्हारा रिश्ता किसी और से नहीं हो सकता, ठीक है ना? तो तुम काले के अंदर कहां बैठ गए आके? इसलिए बेटा वो चित्र भी नहीं बन सकता है, वो भी गलत है, इसलिए तीसरा भी गलत है। वापस से जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। फिर से वही चित्र बनाओ जो शुरुआत वाला था, बिल्कुल शुरुआत वाला वही बना दो फिर से। हाँ अब पढ़ते हैं अगला कथन, अब पढ़ते हैं बेटा अगला, सॉरी निष्कर्ष। अगला, कुछ सफेद, क्या लिखा पढ़ो? कुछ सफेद लाल नहीं है। अब हमसे ये कह रहा है कुछ ऐसे सफेद हैं, सफेद के अंदर कुछ ऐसी जगह है, सफेद के अंदर कोई ऐसा पार्ट है, सफेद के अंदर कुछ ऐसी जगह है जो लाल नहीं है, ना है ना कभी हो पाएगी। क्या सफेद के अंदर कुछ ऐसी जगह है क्या जो कि न लाल है ना कभी हो पाएगी? सफेद के अंदर वो कौन सी जगह है जो कभी भी लाल नहीं हो पाएगी? बताओ। सफेद की वो जगह जो कि काले से कवर्ड है, ओवरलैप है, इंटरसेप्ट है, अध्यारोपित है। सफेद की वो जगह जिसको काले ने कवर कर रखा है, ढक रखा है, क्या ये जगह कभी भी लाल हो पाएगी क्या? क्योंकि आपको मालूम है क्यों नहीं हो पाएगी? वो इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि लाल का और काले की दुश्मनी थी। तो जब लाल और काले की दुश्मनी थी तो ये लाल भाई साहब जब काले को टच नहीं कर पाएंगे, इस जगह को भी टच नहीं कर पाएंगे।
और ये जगह में रजिस्ट्री दो लोगों के नाम की रजिस्ट्री है, केवल एक की रजिस्ट्री नहीं। ये जो जगह है वो दो लोगों की रजिस्ट्री में है, मतलब ये जगह काले के में अंदर में भी आती है और सफेद के पोजीशन में भी आती है। इसका मतलब कि जो ये सफेद की जगह है, इस जगह को कभी भी लाल टच नहीं कर पाएगा। हाँ, लाल अगर आना चाहे तो इधर तो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं भाई। लाल और सफेद की कोई दुश्मनी तो बताई नहीं थी। दुश्मनी किसकी किसकी बताई थी? लाल। बाकी लाल की दुश्मनी और किसी से तो थी नहीं। इधर आ जाए क्या दिक्कत है? इधर आ जाए क्या दिक्कत है? आ जाए, कोई टेंशन नहीं। इधर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं आ जाए भाई। और किसी से दुश्मनी बताई नहीं थी, तो बाकी हर जगह आ सकता है कि नहीं? सकता तो है, लेकिन आप बताओ ये जो लाल वाले भाई साहब हैं, क्या वो इस जगह पर भी क्या आ पाएंगे? इधर नहीं आ सकता, क्योंकि जैसे ही आएगा तो बेटा उसको तो लग रहा है कि हमने सफेद को इंटरफेयर किया, हम सफेद में आए, लेकिन वो पता है वो धोखे से काले की बाउंड्री में भी आ गया। यहां नहीं आ सकता, बाकी सब जगह जा सकता। तो इन्होंने हमसे क्या कहा बेटा कि कुछ सफेद लाल नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है, कुछ सफेद है जो लाल नहीं है। कौन से वाले? वो सफेद जो काले में है या काले हैं। क्या बात सही है बेटा? वो सफेद जो काले हैं, वो लाल नहीं है। अगला, कुछ लाल सफेद नहीं है। कुछ लाल सफेद नहीं है, ये है गलत। कुछ लाल सफेद नहीं है, ये है गलत। अब एक काम करना, जो लास्ट वाला पांचवा लिखा है, पांचवें के सामने एक चित्र बना लेना। पांचवें के सामने एक चित्र बना लेना, ये वाला लास्ट वाले के लिए। पांचवें के सामने एक चित्र बना लेना, एक फिगर बना लेना, ये वाला। पांचवें वाले के सामने एक ये वाला फिगर बना लेना। पांचवें वाले के सामने एक ये वाला फिगर बना लेना, ये बना लेना बेटा। पांचवें वाले के सामने एक चित्र आप ये बना लेना। बनाया? आई निष्कर्ष पढ़ते हैं। पांचवा निष्कर्ष क्या था? पढ़िए। कुछ लाल सफेद नहीं है। कुछ लाल सफेद नहीं है। देखकर बताओ कि क्या लाल का पूरा गोला सफेद के अंदर बंद हो गया? यहां तो सारे लाल सफेद हो गए, सारे लाल सफेद हो गए। और इन्होंने क्या कहा था पता है? कुछ लाल सफेद नहीं। तो ये बात तो गलत हो गई। और अगर एक भी चित्र में गलत तो गलत, अगर एक भी चित्र में गलत तो गलत। तो अगर आप एक भी चित्र इसका बना पा रहे हैं जिसमें ये गलत हो रही है, तो फिर क्या होगा? गलत। इसलिए बेटा पांचवा वाला क्या किया हमने? गलत किया। ठीक। बाकी हम लोग जब सिलॉग को डिटेल में पढ़ेंगे जब आपके बैच में, तो हमको इतना से सारी चीजें बताएंगे। बाकी आपकी सुविधा के लिए काम हम बता सकते हैं कि आप चैनल पे जाना यूट्यूब पे, तो उसमें सिलॉग के वीडियो पड़े हुए हैं हमारे, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो। थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी तो आपको ये क्वेश्चन करने में अच्छा लगेगा। ठीक है। बाकी हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। ये तो एक चलते चलते वाला क्वेश्चन हो गया कि अचानक आपको बोल दिया, और इतना सीधा सरल है भी नहीं कि जो तुमसे हम ये कह दें कि ये बिल्कुल बेसिक है। नहीं, केवल नीले हरे। ये लाइन ये कहती है कि जो ये पीछे वाला होता है प्रेडिकेट, तो सब्जेक्ट है प्रेडिकेट, सुना होगा ना? ठीक है। तो जो पीछे वाला है वो हमेशा आगे वाले के अंदर बंद होगा। हमेशा जो पीछे वाला है वो हमेशा आगे वाले के अंदर बंद होगा। जैसे कह दिया गया केवल ए बी है, केवल ए बी है। चित्र समझ पा रहे हो क्या बनेगा? ये बना बी और ये बना ए। क्या समझे बेटा? जो पीछे वाला है वो आगे वाले के अंदर बंद होगा। अच्छा, अब एक सवाल हम लोगों ने इसके अलावा भी लिखा था ना कोई मेज के ऊपर किताबें। आओ शुरू करते हैं जल्दी से, छोटा सा सवाल खत्म हो जाएगा। आइए बस जल्दी से, मुश्किल से 5 मिनट मैक्सिमम ले पाएंगे और सवाल को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, वो जो सवाल अब बोला है मेज के ऊपर 6 किताबें, वो आप में से क्या कोई बना पाया डायग्राम? बना पाया? चलो शाबाश। तो आप लोग एक काम करिएगा, जब अभी हम भी बनाए तो आप मैच करना क्या आपके द्वारा बनाया गया चित्र और हमारे द्वारा क्या सेम है। ठीक है, आप मिलाइएगा। सही है, अभी तुमने बनाया भी नहीं भैया। चलिए कोई नहीं, ये विश्वास भी जरूरी होता है।
मत करो, एक टेबल के ऊपर, एक मेज के ऊपर कुछ किताबें रखी है, तो हमने ये बना दी है मेज, ये एक टेबल है, मान लो टेबल जैसी कुछ है, इसके ऊपर 6 किताबें रखी है। पहली किताब ये रखी होगी, दूसरी यहां, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 6 किताबें 1 बाय 1 वर्टिकली ऊर्ध्वाधर क्रम में एक के ऊपर एक रखी हुई है। चलिए शुरू करते हैं, बताइए। मेज से 5वीं सबसे दूर रखी किताब, बवाल शुरू हो चुका है। मेज से 5वीं सबसे दूर रखी किताब, तो कभी भी कोई बोले 5वीं, छठी, 7वीं, 10वीं, तीसरी, चौथी, कुछ भी बोले, शुरुआत हमेशा पहली से करना, हमेशा पहली से करना, तब पता करना कि 5वीं कौन होगी। तो मेज से 5वीं सबसे दूर रखी किताब, तो आप एक काम करो, ये तय करो कि मेज से पहले नंबर पर सबसे दूर कौन सी होगी। मेज से पहली सबसे दूर, तो बेटा मेज तो ये है ना, तो इस मेज से पहले नंबर पर सबसे ज्यादा दूर, मेज से पहली सबसे ज्यादा दूर यही तो है, सबसे ज्यादा दूर है, बाकी तो किताब इसके पास में। मेज से पहली सबसे दूर, पहली सबसे दूर यही तो है बेटा, फर्स्ट फारदेस्ट बुक। तो बेटा पहली सबसे दूर, दूसरी सबसे दूर, तीसरी सबसे दूर, चौथी सबसे दूर, 5वीं। बोला क्या गया था, मेज से 5वीं सबसे दूर रखी इस किताब के ठीक ऊपर मैथ्स है। तो बेटा क्या मैथ्स यहां पर लिखना उचित रहेगा? सर यहां हमने लिख दिया मैथ्स। जी आगे बताएं। हिंदी की किताब रीजनिंग तथा मैथ के बगल में है। गुड, हिंदी की किताब किसके किसके बगल में है? रीजनिंग और मैथ्स के बगल में है। तो मैथ्स तो यहां लिखा था, अब हम एक साथ 2 डायग्राम लेके चल रहे हैं, साइमल्टेनियसली 2 फिगर बना रहे हैं। हिंदी की किताब मैथ्स और रीजनिंग के, यही बोला है ना, हिंदी की किताब मैथ्स और रीजनिंग के बगल में। तो एक रास्ता ये हो सकता है कि मैथ्स यहां है, रीजनिंग यहां लिख दें बेटा, रीजनिंग यहां लिख दें और हिंदी यहां लिख दें। देखकर बताओ क्या इस समय जो हिंदी की किताब है, क्या वो मैथ्स और रीजनिंग दोनों के बगल में है कि नहीं? तो हिंदी की किताब है, उसके एक बगल में मैथ्स और एक बगल में रीजनिंग है। एक संभावना ये हो सकती, तो फिर तो ये भी तो हो सकती थी कि हम हिंदी यहां लिख दें और रीजनिंग यहां लिख दें। तो बताओ क्या ये भी पॉसिबल है कि नहीं बेटा? इस समय जो हिंदी की किताब है, क्या वो मैथ्स के बगल में भी है और रीजनिंग के बगल में भी है? या ये कह लो कि इसके दोनों अड़ोस पड़ोस में क्या मैथ्स और रीजनिंग है कि नहीं है? संभावना तो ये भी सही है। जी आगे पढ़ते हैं। साइंस की किताब केवल रीजनिंग के बगल में, केवल केवल मतलब साइंस का एक ही पड़ोसी है, साइंस का केवल एक ही पड़ोसी है, और वो पड़ोसी है कौन? रीजनिंग। तो साइंस का केवल एक पड़ोसी है, वो रीजनिंग। तो अगर इसमें देखो, तो अगर हम साइंस यहां लिख देते हैं, तो आप मुझे बताइए कि इस समय साइंस का केवल एक ही पड़ोसी है कि नहीं? ऊपर तो कोई है नहीं, बस एक ही पड़ोसी है, वो रीजनिंग। इसमें बताओ क्या साइंस इसकी अगर बगल कहीं लिख पाओगे? रीजनिंग के अगल बगल नहीं लिख पाओगे। इसका मतलब ये चित्र हमारा गलत बना हुआ है। कंफर्म हो गया? अब इसको लेकर हम पूरा करेंगे, बताओ आगे। इंग्लिश मैथ्स के बगल में नहीं है, तो अगर मैथ्स के बगल में यहां इंग्लिश नहीं आ सकती तो कहां जाएगी? यहां नहीं जाएगी तो कहां आएगी? तो बेटा इंग्लिश सबसे नीचे, और अगर बेटा इंग्लिश सबसे नीचे तो एक किताब बच गई, जीएस। क्या बात सही है बेटा? तो अपना जो फाइनल डायग्राम बना वो ये बना। चलो शुरू करते हैं। किताबें किस हिसाब से रखी हैं? सबसे नीचे रखी इंग्लिश, उसके ऊपर जीएस, के ऊपर मैथ्स, के ऊपर हिंदी, फिर रीजनिंग, फिर साइंस, इसी तरह से रखी हुई है। पहला सवाल पढ़िए, लाउडली पढ़िए। बताइए कि जीएस के ऊपर तीसरी किताब के नीचे दूसरी किताब के ठीक ऊपर कौन सी किताब रखी है? बताइए कि जीएस के ऊपर तीसरी, जीएस के ऊपर तीसरी, आइए देखते हैं। जीएस के ऊपर तीसरी, 1 2 3, तीसरी किताब के नीचे दूसरी, तो इसके नीचे अब दूसरी चाहिए आपको, इसके नीचे 1 2, दूसरी किताब के ठीक ऊपर, के ठीक ऊपर कौन है? हिंदी। तो पहले सवाल का जवाब है हिंदी, पहले का जवाब है बेटा क्या है? हिंदी। जी दूसरा क्या था? यदि इंग्लिश का जो संबंध मैथ से है, ठीक वैसा ही संबंध मैथ का रीजनिंग से भी है। इंग्लिश का जो संबंध मैथ से है, इंग्लिश का जो संबंध मैथ से, इंग्लिश का जो संबंध मैथ से है। तो मैंने क्या आपसे बोला, ध्यान से सुनना, इंग्लिश का संबंध,
इंग्लिश का संबंध किससे है बेटा? मैथ से है। मैथ्स से है। देखना शब्दों का खेल कितना बड़ा है। संबंध मैथ्स से है। इंग्लिश का संबंध मैथ्स से है। ठीक वैसा ही संबंध मैथ्स का रीजनिंग से भी है। किससे? रीजनिंग रीजनिंग से। वैसा ही संबंध मैथ्स का रीजनिंग से है। अच्छा, इस बात को जरा समझने का प्रयास करो। इंग्लिश का संबंध मैथ्स से है तो कैसे है? इंग्लिश ये है तो इंग्लिश के ऊपर दूसरी किताब एक दो दूसरी किताब क्या मैथ्स है कि नहीं है? तो इंग्लिश के ऊपर दूसरी किताब कौन है? मैथ्स। उसी तरह से मैथ्स का संबंध रीजनिंग से है। तो देखो क्या मैथ्स के ऊपर दूसरी किताब एक दो दूसरी किताब क्या रीजनिंग है कि नहीं है? तो मैथ्स का संबंध किससे हो गया? रीजनिंग से। तो इसी आधार पर बताना है। हाँ भाई, इसी आधार पर बताना है। हिंदी का लिखा ही नहीं है, हिंदी से लिखा है। आपको लगेगा भी नहीं कि एक का और से में खेल हो गया। सर का और से में खेल हो जाता है। आपको पता है, अगर तुम ये बोलोगे कि हिंदी का संबंध किससे, तो ये नहीं पूछा था मैंने पूछा था हिंदी से किसका। शाबाश। अगर पूछते इसी आधार पर बताइए कि हिंदी का संबंध किससे, अगर हम पूछते अगर हिंदी का संबंध किससे, तो सीधी सी बात है, हिंदी के ऊपर दूसरी कौन होती? साइंस होती। आप कह देते गुरुजी साइंस से है, हमें कोई ऐतराज नहीं था, कहीं इतनी गलती नहीं थी, सब सही था। लेकिन गुरुजी हमने ये पूछा ही नहीं था। हमने पता है क्या पूछा था? हमने पूछा था हिंदी से किसका। हमने से देकर का पूछा था, उल्टा पूछा था। आप गौर करना, जो ये का वाला भाई साहब था, का के ऊपर दूसरी किताब थी, ये से वाली। का के ऊपर दूसरे नंबर पर था से, का के ऊपर दूसरे नंबर पर था से। तो का के ऊपर दूसरे नंबर पर से हो सकता, बिल्कुल होगा। लेकिन हमने आपको का दिया ही नहीं। हमने पता है क्या दिया? हिंदी से किसका। क्या इस बात का मतलब समझ पा रहे? हिंदी से किसका। हमने से देकर का पूछा है, का देकर से नहीं पूछा है, से देकर का पूछा है। तो अब जब से देकर का पूछा है तो अभी भी ऊपर जाओगे कि अब उल्टा नीचे जाओगे? नीचे जाएंगे सर। तो हिंदी से किसका, तो हिंदी के नीचे दूसरी देखो कौन है बेटा? जीएस। हिंदी का किससे? साइंस से। हिंदी से किसका? जीएस का। क्या बात समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाहता? हिंदी से किसका बेटा? बोलो बच्चा। जीएस का। मतलब एक छोटे से अक्षर से इतना बड़ा फर्क पड़ सकता है। उसने मेरी जेब में पैसे डाले, उसने मेरी जेब से पैसे डाले, क्या कोई अंतर है क्या? अरे छोटा सा तो अंतर है, में और से, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? उसने मेरी जेब में पैसे डाले, उसने मेरी जेब से पैसे डाले। अरे तो एक छोटे ही तो अक्षर है, उससे कितना बड़ा फर्क पड़ जाएगा? सर जी एक बार पैसे आ रहे हैं, एक बार जा रहे हैं, सर बहुत बड़ा फर्क पड़ा। उसी प्रकार से से और का से इसका मतलब क्वेश्चन बदलता है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल में लास्ट पेपर में हुआ था, बोला गया था उसने यात्रा किस दिशा से आरंभ की, और बच्चों ने लगा दिया दक्षिण, सॉरी उत्तर लगा दिया। तो उत्तर में शुरू की थी, पर शुरू कहां से की थी? दक्षिण से। तो सर ये गलती आज से नहीं, पहले से शुरू करवाई जा चुकी है आपसे। सो बी अलर्ट। अगला सवाल कर, जल्दी बोलो बेटा। यदि जीएस तथा रीजनिंग आपस में अपने अपने स्थान बदल लें, बस अब ध्यान दीजिए सभी लोग। अगर जीएस और रीजनिंग आपस में अपने अपने स्थान बदल लें तो इंटरचेंज कर लें। अगर जीएस और रीजनिंग आपस में अपने अपने स्थान बदलेंगे तो मेरे ख्याल से रीजनिंग नीचे आ जाएगा, जीएस ऊपर चला जाएगा। चलो बदल लिए। तो छठी सबसे पास रखी किताब के नीचे तीसरी किताब कौन सी होगी? ओके, चलो स्थान बदल लिया। तो अब रीजनिंग काट के यहाँ क्या लिखते बताओ, और यहाँ जीएस काट के क्या लिखते बेटा? बोलो बेटा। जीएस काट के क्या लिखते हैं? रीजनिंग लिखते हैं सर। रीजनिंग लिख दिया। ठीक, तो बोला गया तो छठी सबसे मेज से छठी सबसे पास रखी। तो अगर छठी बोले तो डायरेक्ट छठी में ढूंढने लग जाना। आप ये ढूंढो कि मेज से पहली सबसे पास कौन है, सबसे नजदीक, नियरेस्ट। तो मेज से पहले नंबर पर सबसे पास कौन है? इंग्लिश। दूसरी सबसे पास कौन है? जीएस नहीं। तीसरी सबसे पास कौन है? मैथ्स।
चौथी, पांचवी, छठी सबसे पास कौन हुई? साइंस। मन मानने को तैयार नहीं होगा, चूल्हा बड़बड़ा रहा होगा, बेचैनी हो रही होगी, उलझन हो रही होगी, दिल बैठा सा जा रहा होगा। सर जी इसको पास बता रही तो दूर रखी है, आप बोल रहे हो पास है। सर जी हम ये कहां कह रहे हैं कि पहले नंबर पे पास है, छठे नंबर पे पास है। अगर किसी क्लास में परीक्षा होती है और किसी लड़के की रैंक 85 बच्चे हैं, केवल 50, अगर किसी लड़के की रैंक 50वीं आई है तो अगर ऊपर से गिनने पर 50वीं आई है तो नीचे से गिनने पर पहली भी है। हर एक व्यक्ति के दो परिचय होते हैं, बताओ गलत तो नहीं कह रहे हैं? तो अगर बेटा ये छठे नंबर पर सबसे पास है तो पहले नंबर पर सबसे दूर है। क्या बात समझ रहे? तो मेज से छठी सबसे पास रखी किताब के नीचे तीसरी किताब के नीचे तीसरी, के नीचे तीसरी, 1 2 3 कौन है बेटा? मैथ्स। एक बुझे सर, ठीक है, मैथ्स आ गया आंसर, इसका आंसर आ गया मैथ्स। अच्छा अगला क्या था? बस नहीं था ना? अच्छा पंक्ति वाला बच्चा है अभी, चलो आइडिया नहीं था कि भी कौन है, उस टाइम से टाइम हमने ज्यादा इसमें ले लिया। बेटा इसको हटा दो, हटा देते हैं। देखिए ये जो प्रश्न हम लोग लगा रहे हैं, इन प्रश्नों का एक नाम होता है, समझ रहे हो? ये एक विशेष श्रेणी, एक कैटेगरी में रखे जाते हैं। इनका नाम होता है रोचक एवं रोमांचक प्रश्न। क्या होता है? रोचक एवं रोमांचक प्रश्न। रोमांचक होता है, कैसी कैसी बातें करते हो तुम लोग, चलो खैर कोई बात नहीं। बेटा एक पंक्ति है, इसमें टोटल कितने बच्चे बैठे हैं? 52। एक काम करते हैं, चतुर्थांश की बात करें। चतुर्थांश में चतुर्थ लिखा है, चतुर्थ मतलब 4, अंश मतलब टुकड़े। तो 52 को 4 टुकड़ों में बांट लें। तो अगर बांटेंगे तो क्या 13 के टुकड़े बनेंगे कि नहीं? 13 13 13 क्वाड्रेंट इंग्लिश में इसी को बोलते हैं। और 13 चेक करिए, 13 चौको 52 हो गया। तो अगर तुम यहां से गिनना शुरू कर रहे हो तो सबसे पहला चतुर्थांश इसी को तो कहोगे फर्स्ट, सेकंड क्वाड्रेंट ये होगा, थर्ड क्वाड्रेंट ये होगा और चौथा चतुर्थांश ये होगा। क्या हमारी बात सही है? हाँ पढ़िए। किसी पंक्ति में 52 बच्चे, यदि इनमें रमन का स्थान प्रारंभ से देखने पर चौथे चतुर्थांश में से एक पूर्ण वर्ग संख्या है। रमन का स्थान अगर प्रारंभ से देखा जाए, शुरुआत से देखा जाए, यहीं से काउंटिंग हो रही है, तो अगर शुरुआत से देखो तो चौथे चतुर्थांश में रमन बैठा है, चौथे चतुर्थांश में बैठा है, लेकिन बैठा उस नंबर पे है जो एक पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर। एक बात मुझे बताओ, ये जो पहला चतुर्थांश है इसमें पहले नंबर के लड़के से लेकर, मतलब पहला लड़का बैठा होगा और चलते 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 13 नंबर तक बैठा होगा। क्या इसमें 1 से 13 नंबर तक का बच्चा बैठा होगा? फिर इसमें जो बैठा होगा वो लड़का होगा 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, ऐसे करते करते 26वां। इसमें जो बच्चे बैठे होंगे 14 से लेकर 26 तक बैठे होंगे। अगर आप गिनती गिनो, काउंटिंग करो तो सबसे पहला लड़का यहाँ प्रारंभ से गिन रहे हो ना, तो पहला ये, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, यहाँ 13 बच्चे बैठ गए। 13 के बाद फिर 14वां बच्चा इस गोले में बैठेगा। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। फिर 26 के बाद 27वां बच्चा जब आएगा तो इस गोले में होगा। 27, 28, 29, 29, ऐसे करते करते कितना? 39। क्या बात समझ रहे हैं? 39 के बाद अब इसमें बैठना शुरू करेंगे तो 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 और 52। तो इस चतुर्थांश में जो रैंक बैठी है, रैंक, इसमें जो बच्चे बैठे हैं वो किस किस रैंक के बैठे हैं, किस किस स्थान के बैठे हैं? 40वां लड़का है, 41वां लड़का है, 42वां लड़का है। तो इसमें जो बच्चे बैठे हैं उसमें रमन का जो स्थान है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर। तो इनमें से पूर्ण वर्ग 49 किसी का वर्ग होता है, किसका? 7 का। इसका मतलब रमन बाबू की जो रैंक है वो शुरुआत से गिनने पर पता है कितनी है? 49वीं है। ये आपको बताया गया। रमन का स्थान जो है, मतलब इस पंक्ति में अगर मैं तुमसे कहूं कि शुरुआत से गिनने पर, प्रारंभ से गिनने पर रमन का स्थान, प्रारंभ से गिनने पर रमन का स्थान कितना है बेटा? 49वां है। सोचो इतनी मेहनत के बाद केवल ये पता कर पाए हम कि रमन का स्थान 49वां है, बाएं छोर से। चले क्या आगे बढ़ते हैं, बोलो। यदि रमन इस पंक्ति में अपने बाएं 4 स्थान फिसल जाते
4 स्थान अपने बाएं। अब रमन अगर अपने बाएं 4 स्थान खिसकेगा तो आप अपने आप को रमन की जगह बैठा लो और आप ऊपर देखो तो अगर अपने लेफ्ट खिसकोगे तो बायां मतलब इधर ही खिसकोगे। 1 2 3 और 4 इसी चौथी कुर्सी पर बैठा लो। रमन जब अपने बाएं 4 स्थान खिसक जाता है तो जो रमन यहां हुआ करता था अब वो खिसक के यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, जो रमन यहां पे हुआ करता था अब वो रमन यहां पहुंच जाएगा। जब खिसक जाता है तो बताइए कि अब रमन तथा इस पंक्ति के दाएं छोर से 38वें लड़के के, ठीक है, तो अब इस रमन तथा पंक्ति के दाएं छोर से 38वें लड़के। अब देखना 38वां तुम जल्दी जल्दी से निकाल सकते हो। 13 13 26 भाई दाएं छोर से मतलब इधर से गिनोगे ना तो 13 13 26 13 3 39। तो क्या आप मुझे बताओ दाहिने छोर से जो 38वां लड़का होगा वो इस आखिरी वाले के ठीक पहले वाला होगा? क्या मुझे बताइए दाहिने छोर से जो 38वां लड़का होगा वो यहीं पर तो होगा? सही बात है। आपको पता है इस गोले में टोटल थे कितने? 13 में से इसके बाद एक और बैठा, एक और इसके बाद 13 3 39 एक और बैठा इसके बाद, उसको हटा। अब तुम्हें यहां से लगाकर और इस रमन तक इनके बीच में देखने कितने, तो तुम्हें याद दिलाना चाहेंगे गोले में कितने थे? 13 में से एक ही हटा दिया, बचे 12। अब 12 में से अगर तुम इस लड़के से चलना शुरू करोगे तो इसको मत गिनना, इसको छोड़कर। तो अगर इसको छोड़कर चलोगे तो क्या अंदर अभी 11 बचे होंगे? 11 ये हो गए, 11 और फिर 13 ये भी तो है, तो 11 प्लस 13 प्लस। अच्छा ये बताओ इनके ठीक बाद में अगर देखोगे रमन यहां बैठा है। अब थोड़ा नोटिस करना, कॉमन सेंस लगाओ। रमन 49वां लड़का था, पहले कितना था? 49वां था। तो अगर 49वां था तो तुमको याद दिलाएं 39 के बाद 49वां 10 बच्चे रहे होंगे। 10 में से अगर तुम देखोगे इधर से कम करना शुरू करो, इतनी रेंज में जो बच्चे रहे होंगे वो कितने रहे होंगे? 10 में से 1 2 3 4 5 कुर्सियां हटा दो तो इधर बचे कितने? 5 बचे। तो बेटा ये 5 और जुड़ जाएंगे, समझ पा रहे हो? तो जोड़ दो, आंसर आ गया 11 प्लस 13 प्लस 5 कितना आ रहा है? 29। तो आंसर आ रहा है 29। नोट कर लीजिए और परेशान मत हो ना, ये वीडियो आप दोबारा फिर देखोगे, आपके पास आएगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ये वीडियो आने वाला है। ठीक है, तो इसको देखना, जब डायग्राम को दोबारा देखोगे तो आपको मेरी बात और बेहतर क्लियर हो पाएगी। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। चलिए ठीक है, धन्यवाद। भारत माता की जय।